हे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इट इज ऑर्डर 46 in also section 113 related to reference, order 47 section 114, that's review, and then is section 115 revision. So we will complete these three topics in today's session and very very important. आपको खुद से पता है कि सिविल प्रोसीजर कोड में रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन 3R कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, प्लस इनमें कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट होती है। तो एक एक टॉपिक को अच्छे से अपने माइंड में अभी ही क्लियर करके चलना है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ऑर्डर 46 रेफरेंस, दैट इज सेक्शन 113 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। रेफरेंस में अगर आप वर्ड देखें तो एक रेफर है। रेफर मतलब किसी चीज को कहीं रेफर करना। When a lower court is entertaining any case or an appeal or any execution proceeding, कोई भी नॉर्मल केस चल रहा है, कोई अपील आ गई है वो चल रही है, या कोई एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है, एंड ड्यूरिंग दैट पेंडेंसी मतलब वो चल रहा है केस अभी तक, इफ एनी क्वेश्चन अराइज, कैसा क्वेश्चन? रिलेटेड टू एनी रूल, ऑर्डर और एक्ट, किसी सेक्शन से रिलेटेड आ गया, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई रेगुलेशन है, और वो क्वेश्चन इज नेवर डिसाइडेड बिफोर बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दैट क्वेश्चन was never decided by सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये चीज ध्यान में रखने की बात है। एंड ऑल्सो दैट केस या फैक्ट इज नॉट अपीलेबल, उसके बाद जो वो केस होगा इज नॉट अपील के लिए नहीं जा सकता, मतलब उसका फाइनल डिसीजन आपको तभी लेना है, राइट। एंड देन इन सच केसेस जो लोअर कोर्ट होती है वो क्या करती है? रेफर दैट। सो उसको क्या करती है? रेफर। कहां पर? रेफर दैट और सेंड दैट मैटर टू हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट तक ही पहुंचा सकते हैं फॉर टेकिंग इट्स ओपिनियन ऑन दैट इशू। दिस होल प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस। समझ में आ गया बच्चे? मतलब जब ऐसा कोई केस, जब किस केस में? जब नॉर्मल सूट चल रहा है, या कोई अपील चल रही है, या फिर कोई एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चल रही है, इन केसेस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसे फैक्ट से रिलेटेड इशू अराइज हो जाता है, जैसे एक्ट है, सेक्शन है, ऑर्डिनेंस है, मैंने आपको बताया वो डिसाइड नहीं हुआ है ऑलरेडी, एंड वो अपेलेबल भी नहीं है। ओके तो इस होल प्रोसेस को हम रेफरेंस के नाम देंगे। अब आ जाती है बात कंडीशंस, प्रोसेस ऑफ रेफरेंस, मतलब क्या कंडीशन ऐसी हैं जो रेफरेंस के प्रोसेस में जरूरी होनी चाहिए, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये मेन आपको ऑर्डर 46 में बोला गया है। फर्स्टली देयर मस्ट बी पेंडिंग सूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंडेंसी ऑफ द सूट इज गोइंग ऑन in between. Then a question of law or usage of law arises in such suit. जैसे कि मैंने बताया है कि ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जो लॉ या फिर उसके यूसेज से रिलेटेड हो। एंड द थर्ड वन, कोर्ट फेसिस अ रीजनेबल डाउट ऑफ दैट क्वेश्चन। एक रीजनेबल डाउट उठा है जिसका आपको भी अभी क्लियर कोई भी आंसर पता नहीं है, मतलब किसको? कोर्ट को। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। कैसा रीजनेबल डाउट? इट मे बी रिलेटेड टू एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर इट्स रिलेटेड टू एनी अदर क्वेश्चन। तो अगर ये किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन से रिलेटेड होगा, यहाँ पर रेफरेंस आपको कंपल्सरी है, यू हैव टू गो फॉर रेफरेंस। बट जो थर्ड कंडीशन है, जैसे कोर्ट फेसिस दैट डाउट, मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर दिस। क्या? द मैटर इन क्वेश्चन इज नेसेसरी टू सोल्व एज टू डिस्पोज ऑफ द केस, द एक्ट, ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा जो है वो अल्ट्रा वायर्स हो। एंड इफ इट इज रिलेटेड टू एनी अदर क्वेश्चन, मतलब एक्ट या ऑर्डिनेंस से अलग है, हेयर रेफरेंस इज ऑप्शनल। आपकी मर्जी है, आप रेफरेंस के लिए जाना चाहते हैं यू कैन गो, और यू डोंट वांट टू यू कैन, इट्स अप टू यू। इट्स नॉट कंपल्सरी टू टेक ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट, ये कंप्लीटली लोअर कोर्ट का ही डिसीजन रखेगा। सो दिस इज रेफरेंस। अब आ जाती है बात ऑलरेडी जो हम कर रहे हैं, इफ दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस से, तो अगर वो ऐसा अल्ट्रा वायर्स है दैट इट डिक्लेयर्स बाय स्टेटिंग दैट एक्ट एज अल्ट्रा वायर्स इज नॉट मेड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, या हु कैन, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हु कैन अप्लाई फॉर रेफरेंस?
यहाँ पर आंसर आएगा जो आपको बोलना है दैट ईदर द लोअर कोर्ट मींस स्यू मोटो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है या तो वो खुद जाए, या फिर ऑन द एप्लीकेशन फ्रॉम द पार्टी। जैसे अपील में था, अपील का आपका डिस्क्रिशनरी पावर सिर्फ कोर्ट देती है, बट यहाँ पर क्या होगा कि आपको लोअर कोर्ट के पास भी ऑप्शन है देने का, या फिर खुद से पार्टी भी ऑन एप्लीकेशन डिमांड कर सकती है क्या, रेफरेंस। राइट, अब मान लो कि जो आपका रेफरेंस है, रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट को आपने भेजी अपनी एप्लीकेशन। नाउ व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ लोअर कोर्ट ड्यूरिंग दैट रेफरेंस पीरियड। वो क्या करेगी जिस पीरियड तक क्वेश्चन अभी हाई कोर्ट में डील हो रहा है या अभी चल रहा है, तो तब तक उस सूट में क्या होगा, इट में स्टे द केस। दो चीजें होती हैं, या तो केस को स्टे पे रख सकती हैं, या फिर वो कोई भी डिग्री पास कर सकती है उस केस में। और वो डिग्री किस चीज पर कॉन्टिजेंट रहेगी, ऑन नेचर, कि अगर हाई कोर्ट जो ओपिनियन आएगी उसके उस बेसिस पर उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जब तक आप ये फॉलो करिए, अगर हाई कोर्ट इससे कुछ रिवर्स डिसीजन देगी तब वो मान लिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए यही है। राइट, सो पावर ऑफ हाई कोर्ट इज इट कैन कैंसिल द ऑर्डर, जो ऑलरेडी लोअर कोर्ट ने पास कर दिया उसको कैंसिल कर देगी, या फिर इट कैन ऑल्टर द ऑर्डर, चेंज करे, या फिर रीसेंड दैट ऑर्डर टू फॉर अमेंडमेंट और टू सेट असाइड एनी डिग्री। सो जो क्वेश्चन है दैट शुड बी एक्चुअली अराइव्ड एंड नॉट हाइपोथेटिकल इन नेचर। ये ना हो कि आप सूट चल रहा है जी, अगर यहाँ पर ये इशू होता फिर आप क्या करते, तो बाई चांस जज भी ऐसा ही हो कि हाँ वो जाके हाई कोर्ट को भेज दे कि अगर इस सूट में ये बात हो जाती फिर मैं क्या करूं, दैट्स नॉट द थिंग। वो उस सिचुएशन में होना चाहिए और आपको एक्चुअली लग रहा है कि उस पर एक डाउट अराइज हुआ है। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू ऑर्डर 47 एंड सेक्शन 114 रिव्यू। रेफरेंस आपको समझ में आ गया, अब बात करते हैं रिव्यू की। जैसे रेफरेंस में वर्ड रेफर ऑलरेडी था, ऐसे रिव्यू में वर्ड है व्यू, viewing again या considering that thing again. So when court produces any decision, कोई decision आता है, then viewing again by the same court। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, रिव्यू में it's by the same court होता है व्यू करना। राइट, किस चीज को व्यू करना, दैट डिसीजन बाय सेम जज, जज भी सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिव्यूइंग। लाइक आपने कोई ऐसा केस था जो मनी से रिलेटेड था, तो उसमें कोई अरिथमेटिकल या क्लरिकल मिस्टेक आ गई है, या एनी अदर एरर ऐसा आ गया है दैट्स एपरेंट ऑन सच डिग्री, या कोई न्यू एविडेंस अराइज हो गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब पार्टी को पहले अप्लाई करना पड़ेगा दैट दे वांट रिव्यू इन दिस केस। राइट, कोर्ट नेवर गो फॉर रिव्यू अगेन। कोर्ट क्यों जाएगी भाई, उसको क्या दिक्कत है, उसने तो वही जजमेंट दे दी। आपको अपनी आंखें खुली रखनी है पार्टी को कि क्या कहीं पर मिस्टेक रह गई है, क्या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, क्या कोई ऐसा एविडेंस है जो नजर में नहीं आया। तो यहाँ पर द, जैसे हमने कैवेट एम्प्टर सुना है ना, बायर मस्ट अवेयर, द सेम वे यहाँ पर पार्टी मस्ट अवेयर। ओके, सो बेसिक रूल क्या होता है, इफ कोर्ट साइन कोई जजमेंट को साइन करती है या प्रोनाउंस करती है, इट बिकम फंक्टस ऑफिशियो, मतलब दैट्स फाइनल, और वहां पर इट कीज टू हैव कंट्रोल ओवर मैटर, नो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या चेंज होगा। बट जो हमारा ऑर्डर 20 है उसका रूल 3 क्या कहता है, एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक रूल, मतलब जब एक हमने पढ़ना है सेक्शन 152 सीपीसी का, अरिथमेटिकल या कोई क्लरिकल मिस्टेक है, या फिर सेक्शन 114 रिव्यू में आपको कोई ऐसी मिस्टेक दिख रही है, वो सिर्फ दो एक्सेप्शंस है जिसमें दोबारा से उस फंक्शन को या जो ऑर्डर आया है उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जो एक बार जजमेंट पास हो गई आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। राइट, सो अब रिव्यूइंग का पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ दिस रिव्यूइंग इज जज इज ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, राइट, एंड मिस्टेक्स किसी भी पर्सन से हो सकती हैं तो उससे भी बिल्कुल हो सकती हैं। सो दिस सेक्शन इज बेस्ड टू कवर एंड करेक्ट दोज मिस्टेक्स डन बाय अ सिटिंग जज। नाउ रिव्यू इज नॉट एन इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कोई खुद की पावर नहीं है। इट मीन्स ओनली दोज कोर्ट्स कैन एक्सरसाइज दिस फंक्शन हु हैव द अथॉरिटी, या जिन पर ये पावर कन्फर्ड की गई है बाय द स्टैट्यूट। हर कोर्ट के पास रिव्यू की पावर नहीं है, ये बच्चे ध्यान में रखिएगा। आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए या पीटी में आ जाए, सो रिव्यू की पावर हर कोर्ट के पास नहीं, इट्स ओनली टू दोज कोर्ट्स विच इज कन्फर्ड बाय द स्टैट्यूट।
नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हु कैन फाइल रिव्यू एप्लीकेशन? ये मैंने एप्लीकेशन की बात की है, कौन कर सकता है ये एप्लीकेशन? इट इज स्ट्रिक्टली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट कि एनी ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, जो भी पार्टी एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट से वो अलग भी हो सकते हैं, जो उनमें इंटरेस्ट रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ केसेस इन विच रिव्यू इज अप्लाइड, मैंने आपको बताया किस केसेस में, फर्स्टली दोज केसेस इन विच देयर इज नो अपील लाइज, मतलब वो फर्दर अपील के लिए नहीं जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है यहीं पर जो जजमेंट है वही फाइनल है, तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। सेकेंडली केसेस इन विच अपील इज देयर बट यू हैवंट अप्लाइड फॉर इट, आप अपील के लिए नहीं गए हैं और इसीलिए आप चाहते हैं कि वो इसी कोर्ट में सॉल्व हो जाए मैटर। सेकेंडली अगर आपने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी अपील के लिए, इफ अप्लाइड फॉर अपील ऑलरेडी, देन ऑल्सो नो रिव्यू ऑप्शन लाइज टू यू, आप किसी रिव्यू अब आपके पास नहीं बच रहा है, अब अपील में चला गया, वहीं पर ही मैटर डिसाइड होगा, राइट। आफ्टर कमिंग ऑफ अपील, अगर अपील का डिसीजन आ गया है, देन ऑल्सो नो रिव्यू ऑप्शन लाइज, आपके पास फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है। इफ अप्लाइड फॉर रिव्यू फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर एक चीज रखिएगा, जैसे अगर आपने फर्स्ट अपील कर दी देन नो रिव्यू, राइट, बट इफ आपने फर्स्ट पे रिव्यू की एप्लीकेशन डाली है एंड देन आपने अपील डाला है, ठीक है, देन इफ फर्स्ट बाय चांस रिव्यू डिसीजन आ जाता है देन इट विल बी फाइनल, वही फाइनल होगा, एंड इफ अपील डिसीजन कम्स फर्स्ट देन अपील डिसीजन इज फाइनल, तो वो फाइनल होगा, तो जो भी फर्स्ट आएगा वही आपका डिसीजन फाइनल रहेगा, राइट। सो डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के केस में भी आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं, देन बाय द सेम कोर्ट और इन एब्सेंस ऑफ द कोर्ट इट्स कंकरेंट कोर्ट के साइड में आप जा सकते हैं, जो उसके अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियस कोर्ट होगी, देन बाय द सेम कोर्ट जज एंड अदर ओनली इन केस दैट पर्टिकुलर जज इज नॉट अवेलेबल, बिसाइड एवरी सफिशिएंट रीजन या सक्सेसर जज के पास आप जा सकते हैं उन्हीं केसेस में जब वो पर्टिकुलर जज अवेलेबल ना हो। सो बेसिकली कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज दिस पावर स्यू मोट ऑफ रिव्यू, ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है रिव्यू की, और वही ये पावर कन्फर करते हैं डिफरेंट कोर्ट्स में, right? I hope you understood. Now coming to the another concept, that is section 115 revision. रिवीजन इनसे कैसे अलग है? देखिए रिवीजन में आप याद रखिएगा that only high court has the power of revision in CPC, सिविल प्रोसीजर कोड में रिवीजन की पावर कहीं पर भी लिखी गई है वो हाई कोर्ट के पास ही है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर में रिवीजन कैन बी डन बाय सेशन कोर्ट्स एज वेल, क्रिमिनल केसेस में CRPC में सेशन कोर्ट्स भी इंक्लूड हो जाती हैं, बट सिविल प्रोसीजर CPC में ओनली हाई कोर्ट, दैट्स फॉर योर जनरल नॉलेज, 1 मार्क क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है। नाउ रिवीजन का भी वर्ड इसी में ही देखिए, रिवाइज, राइट, केयरफुली एग्जामिन करना सेम चीज को, सो एग्जामिनेशन ऑफ द केस और इशू या कोई ऑर्डर बाय हाई कोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट, जो भी लोअर कोर्ट है वो उसकी जो हाई कोर्ट है उस केस को जब रिवाइज या एग्जामिन करती है उसको हम रिवीजन कहते हैं, ठीक है। टू नॉट टू वेट लॉन्ग फॉर द फाइनल डिसीजन या फिर अपील, और देयर आर वेरियस फॉल्ट्स बाय द कोर्ट्स व्हाइल हियरिंग द मैटर, और जज एक्ट्स बायस्ड या जज ने कोई बायसनेस से डिसीजन लिया हो, सो रिवीजन इज हेल्पफुल इन दोज केसेस, राइट। तो और ये करता कौन है? ओनली द हाई कोर्ट, बाय हाई कोर्ट स्यू मोटो और फ्रॉम द एप्लीकेशंस ऑफ द एग्रीव्ड पार्टीज, ठीक है। ये हमेशा या तो हाई कोर्ट खुद से करती है या फिर एप्लीकेशन डालती है, कौन? पार्टीज डालती हैं। रिवीजन इज नॉट रिलेटेड टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ, राइट, इट इज ओनली रिलेटेड विद द जुरिस्डिक्शनल एरर, कोई जुरिस्डिक्शनल एरर हुआ है लाइक पावर ऑफ द कोर्ट और कोई मिसयूज हुई है उस पावर की, दैट पावर बाय द कोर्ट इज मिसयूज्ड इन दिस रिवीजन, यहाँ पर रिवीजन रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज कोई क्वेश्चन में तो रेफरेंस है, राइट, वो रेफरेंस है, बट रिवीजन कब होती है? जब ये लगता है कि एक्चुअल में जो जुरिस्डिक्शनल पावर जजेस को दी गई है क्या वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, राइट। सो ओनली एनी ऑर्डर पास्ड और लॉ अप्लाइड cannot be the reason of the revision. Revision can be opted only if any error is made by the court while in the proceedings. For example, कोई उन्होंने एविडेंस लेने से मना कर दिया हो, या वो अपनी लिमिट से, जुरिस्डिक्शन लिमिट से
ज़्यादा एक्सीड कर गए हो, पेक्यूनरी लिमिट उन्होंने एक्सीड कर दी हो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उन्होंने एक्सीड कर दिया हो, राइट. सो ओनली इन नॉन अपीलेबल ऑर्डर, यहाँ पर भी याद रखिएगा जो रिवीजन होती है दैट इज ओनली वेयर अपील is not there, right. if order of the court is appealable, अगर आपको लगता है ये order appealable है, then you cannot go for revision. आप तब revision के लिए नहीं जाइए, उसको अपील में ही जाके handle करिए. And high court cannot interfere in any proceeding of lower court until it has jurisdictional error. जब तक उनको कोई jurisdictional error नहीं दिखेगी. jurisdictional error समझ में आया, मतलब कोर्ट बायसनेस कर रही है या अपनी लिमिट्स को एक्सीड कर रही है, पार्टी के साथ धोखा कर रही है, ठीक है, उनको मौका नहीं दे रही अपने एविडेंस प्रोड्यूस करने का. एंड वंस एनी मैटर इज अबंडेंट और वेव्ड, कोई मैटर ऐसा है कि जो अबंडन हो गया, वेव्ड, पार्टी ने खुद से ही ये कह दिया कि हम इसको नजरअंदाज करते हैं, इट कैन नॉट अराइज अगेन ड्यूरिंग रिवीजन, आप उसको नहीं उठा सकते, ये बिल्कुल साफ बात है. ड्यूरिंग अपील, appellate court can go with the case as instituted, that is it can call evidence, वो evidences बुलाएगी, डॉक्यूमेंट चेक करेगी, केस को कंटिन्यू करेगी. बट एज सच इट इज नॉट इन रिविजनल कोर्ट में ऐसा नहीं होता है. हियर द ड्यूटीज या पावर्स आर लिमिटेड, बट दे कैन ओनली टेक नोटिस इन सब्सिक्वेंट नोटिस ऑफ इवेंट्स. और यहाँ पर लिमिटेशन एक याद रखिएगा, रिवीजन की लिमिटेशन होती है जस्ट 90 डेज. आपको विद इन 90 डेज रिवीजन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. रिवीजन is the discretion power of high court, it is not compulsory. again I am saying, हाई कोर्ट को जब लगता है कि कोई जुरिस्डिक्शनल एरर होता है तभी वो इसको लेती हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हर केस में आप जाएंगे और ये आपका मैटर ऑफ राइट है. नो, नॉट एट ऑल लाइक दैट. रिवीजन कैन ऑल्सो बी ऑप्टेड इन द केसेस ऑफ नॉन अपीलेबल. हेयर आई टोल्ड यू, नॉन अपीलेबल या कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है जो हमने लास्ट सेशन में किया है, interlocutory, I think last to last, so go through that. So this is all about reference, review, revisions. These are the 3 R's of CPC, and you should have a clear knowledge and understanding about these 3, and you should have the knowledge about how you can differentiate between them. So अगर आपसे कोई भी ये पूछ ले, अगर आप CPC के स्टूडेंट हैं तो आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. I hope you understood it. Till then, keep watching, keep sharing. Have a good day. Thank you.